और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? पिछले टॉपिक में क्या क्लास चली थी? शायद आप लोग का आउटपुट डिवाइस चला हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग इन किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या लिखा हुआ है? मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जैसे कि इनपुट हो चुका था, पिछली क्लासों में इनपुट हो चुका है, आउटपुट हो चुका है, ठीक है। उसमें एक बीच का टॉपिक था आपका स्टोरेज और सीपीयू। सीपीयू ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टोरेज वाले पार्ट को ही हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ओ लेवल के लिए और ट्रिपल सी में उससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओ लेवल में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेमोरी टर्म को आप अगर देखें तो मेमोरी टर्म अगर पूछा जाता है आपसे कि मेमोरी टर्म या मेमोरी होता क्या है, तो कुछ लोग शायद अलग अलग चीज़ें बताते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं सर मेमोरी जो स्टोर करता है, कुछ लोग कहते हैं सर मेमोरी वही जो कार्ड है, कुछ ऐसा, या एसडी कार्ड है, कुछ ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन इसमें बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, आपका पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मतलब मेमोरी और स्टोरेज का क्या अर्थ है या क्या अंतर है, कुछ ऐसा पूछा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अंतर क्या बताओगे, तो कुछ कई लोग तो कहते हैं सर दोनों सेम है, कई लोग जवाब ये आता है कि सर डिफरेंस तो है बट पता नहीं क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ जवाब आता है। मतलब हमें क्लियर भी है, नहीं भी क्लियर है, बड़े कंफ्यूजन में लोग जवाब देते हैं। तो इसका सबसे एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप डिफरेंस जानना है तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप दोनों ही जो इंग्लिश वर्ड्स हैं मेमोरी एंड स्टोरेज, दोनों की हिंदी मीनिंग आप निकालो। तो अगर हम मेमोरी की हिंदी मीनिंग अगर हम देखते हैं तो मेमोरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मेमोरी हिंदी में क्या होता है? स्मृति। क्या होता है? स्मृति मीन्स एक तरह से कह सकते हैं याददाश्त कह सकते हैं आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका? याददाश्त। दूसरा, अगर स्टोरेज टर्म की हम बात करें, किसकी? जो हमारा स्टोरेज टर्म होता है, किसकी? स्टोरेज टर्म। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? भंडारण। क्या होता है? भंडारण, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में लंबे समय तक कौन रहेगा, आप फट से कहोगे सर इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या होगा? बाद में भी मिलेगा, मीन्स ये लंबे समय तक मिलेगा। जबकि ये क्या होगा इसमें कि ये सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं, कोई गारंटी नहीं कि हाँ ये हमेशा मिलेगा, भूल भी सकते हैं। मतलब स्मृति का याददाश्त मतलब होता है, इसका मतलब ये साफ साफ किसे हम क्या कर सकते हैं, टाइम आने पर भूल भी सकते हैं। लेकिन जो हमने भंडार करके रख लिया, मीन्स इंग्लिश में जो हमने इसको स्टोर करके रख लिया है, वो हमें क्या होगा? फ्यूचर में भी अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट होगी तो हमें वो क्या होगा? मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अब अगर तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो जाता है आपका कि मेमोरी और स्टोरेज। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछा था कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है, तो आप सबसे पहली चीज बोलेंगे हिंदी मीनिंग मैंने इसलिए बताई ताकि आप क्लियर हो जाए कि आखिर क्यों इसे हम टेम्परेरी और क्यों इसे परमानेंट। क्योंकि मेमोरी आपकी जो स्मृति होती है, याददाश्त होती है, बहुत कम समय तक रहती है। जो भंडारण होता है, जो भंडार करके रखते हैं, वो अधिक समय तक हमें क्या होता है? चलता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं मेमोरी क्या होती है? आपकी टेम्परेरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी होती है। और जो स्टोरेज होता है, अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करी जाए तो जो स्टोरेज होता है वो आपका क्या होता है? परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट होता है। मतलब हिंदी में बात करें अगर तो इसे कह सकते हैं यह अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी। जबकि जो भंडारण होता है, जो स्टोरेज होता है, वह क्या होता है? आपका अस्थायी होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि मेमोरी और स्टोरेज में अंतर क्या है, या अगर पूछा गया कोई भी कहीं इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछ लिया गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, आपका सिंगल जवाब होना चाहिए कि मेमोरी आपकी क्या होती है? अस्थायी, टेम्परेरी है। जबकि आपका जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो क्या होता है? आपका परमानेंट है, मीन्स अस्थायी है, ठीक। तो सबसे पहले बेसिक चीज जो मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस होता है वो ये आपके सामने आता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंफ्यूजन होता है। हम लोग के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन, हम दुकान पे या कहीं शॉप पे जाते हैं, कंप्यूटर शॉप पे, अगर हम वहाँ पे कहते हैं कि भैया मुझे मेमोरी कार्ड दे दो, रियलिटी ये है कि हम मांगते हैं स्टोरेज डिवाइस।
लेकिन हम वो चूंकि बचपन से या कह सकते हैं बहुत पहले से हम बोलते चले आ रहे हैं, इस वजह से हम वहाँ भी मेमोरी कार्ड, जबकि उस डिवाइस जो आपको मेमोरी कार्ड चिप मिलती है, उस चिप पे पैकेट पे उसके रैपर पर लिखा होता है SD कार्ड, मतलब इसका हिंदी में या कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है स्टोरेज डिवाइसेस का। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी या कह सकते हैं मेमोरी या स्टोरेज हमें कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी होता है, या कंप्यूटर में यह एक अहम रोल क्यों प्ले करता है। तो इसका अहम रोल इस वजह से है क्योंकि जो मेमोरी होती है, अगर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के कंप्यूटर में ना रहे तो कह सकते हैं जो हम इनपुट देंगे वह अधिक समय तक स्टोर नहीं होगा, या कह सकते हैं जो इनपुट देंगे जब उसे स्टोर करने के लिए ही हमारे पास कोई डिवाइस नहीं होगी तो वह प्रोसेस किस पर करेगा। मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं स्टोर होना जरूरी है। अब वह स्टोरेज कैसा, चाहे अस्थायी हो मीन्स चाहे टेम्परेरी हो, या अस्थायी या क्या हो परमानेंट हो, मतलब अस्थायी अस्थायी में से कोई ना कोई स्टोरेज होना हमारे पास, कोई ना कोई मेमोरी होनी जरूरी है, ताकि जो यूजर इनपुट दे वह इनपुट क्या हो सके कंप्यूटर में जाके सेव हो, और सेव होने के बाद जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट मींस CPU है उस पर रूल्स रेगुलेशंस को क्या करे, परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर मेमोरी में अगर ना रहे तो हम कोई भी वर्क अपना नहीं कर पाएंगे। एक तरह से वही वाली बात हुई कि अगर मान लीजिए हमने आपसे कोई क्वेश्चन है, कोई जवाब या कोई सवाल पूछा, आपने कोई जवाब दिया और मैंने पूछा क्या, मैंने क्वेश्चन पूछा और आपने सुना नहीं और क्या कहा क्या, इसका मतलब हम साफ साफ शायद यही एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि क्या आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आई थिंक मतलब इसका ये हो जाता है कि आपने मेरे क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन बोला उस क्वेश्चन को आपने अपने दिमाग में स्टोर नहीं किया, और जिसकी वजह से आपने पूछा क्या। अगर आपने कोई जवाब दिया, मैंने भी कह दिया क्या, इसका मतलब मैंने आपका जवाब सुना और अपने दिमाग में, अपने सर में जो हमारा स्टोरेज हिस्सा, जो स्टोरेज पार्ट है उस पार्ट में हमने इसको स्टोर नहीं किया, इस वजह से मैंने पूछा क्या। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेमोरी का हमारे कंप्यूटर में बहुत बड़ा रोल है। मीन्स अगर नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक बात बता दें आपको कि जितने भी, जैसे हम लोग जब हमें कोई पूछता है कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो हम भी किसी न किसी फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी में स्टोर करते हैं कहीं दिमाग के किसी हिस्से में। सेम उसी तरह से कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, कह सकते हैं कंप्यूटर भी किसी भी डेटा को क्या करता है, किसी न किसी फॉर्मेट में क्या करता है, स्टोर करता है, किसी न किसी लैंग्वेज में स्टोर करता है। तो कंप्यूटर में हर एक डेटा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे पिक्चर हो चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो चाहे कुछ भी हो, XYZ सब कुछ जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वह किस रूप में स्टोर होता है, 0 और किस रूप में, 1 के रूप में। किसमें, 0 और 1 के रूप में। इस 0 और 1 को क्या हम कहते हैं, बिट। क्या कहते हैं, बिट। अब कई बार पहले चीज 0 और 1 को क्या कहते हैं, बिट। शायद आप लोगों को मालूम भी हो कि 0 1 क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, कोई कहता है बाइनरी नंबर्स होता है। ठीक है, सही है, गलत नहीं है, लेकिन 0 और 1 में किस तरह से, मतलब आपकी कैसे डेटा स्टोर होगा, ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में पता चलेंगी, और इसका एक अलग से टॉपिक भी आपका है नंबर सिस्टम, जो कि अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। तो 0 और 1, 0 का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाए 0 मतलब ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं 0 मतलब 0 मीन्स कुछ नहीं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसकी लैंग्वेज में जो एक हम लोग समझ अगर सकें, समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ। और इसका मतलब क्या होता है आपका, 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। ये तब जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट की बात करते हैं, मतलब जब हमारा कहीं कोई कंप्यूटर ऑन करता है, कहीं कोई प्रोसेस चल रहा होता है, इसका मतलब वहां पे सिग्नल जा रहा है, और सिग्नल जाने का मतलब वहां सिग्नल किस रूप में जा रहा है, 1 के रूप में जा रहा है। और वहीं पर अगर कोई चीज कहीं ऑफ हो जाती है, कहीं कोई चीज क्लोज हो जाती है, और वहां पे आपका क्या होता है, बंद हो गया, या कह सकते हैं वहां कौन सिग्नल जा रहा है, वहां कौन सा सिग्नल जाता है आपका 0, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफ। मतलब अगर करंट फ्लोइंग की बात करें तो 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने परिणाम की बात करें, मीन्स अपने रिजल्ट की बात करें कि हमारा रिजल्ट क्या है, अगर हमें रिजल्ट कहीं सत्य मतलब कहीं हाँ में मिल रहा है, इट मीन्स 1, आप क्या वहां सिग्नल जा रहा है आपका 1। तो अगर पूछा गया कि अगर कहीं कोई रिजल्ट 1 मिल रहा है, तो जो रिजल्ट 1 मिल रहा है वहां पर कौन सा सिग्नल जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे, 1 जा रहा है। वहीं पर अगर आपको रिजल्ट गलत मिल रहा है तो पूछा जाता है कि वहां पे कौन सा सिग्नल जा रहा है, तो आपका कौन सा जा रहा है, 0। मतलब इस तरह से आप समझ गए कि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू,
जीरो का मतलब क्या होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है ऑन। और इन दोनों ही डिजिट्स को, जो दोनों डिजिट्स आपको दिख रही है 0 और 1, इन दोनों डिजिट्स को हम मिला के, या कह सकते हैं दोनों डिजिट्स को अलग अलग हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है, अगर पूछा जाए आपसे बिट का फुल फॉर्म, तो कुछ लोग बिट का फुल फॉर्म अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कोई बताता है BIT का मतलब अलग अलग मतलब, कोई बताता है बाइनरी इंटरचेंज टर्म, कोई बताता है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म। और ऑप्शंस में एग्जाम में जब आप बैठोगे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया बिट इज एक्रोनिम या बिट स्टैंड्स फॉर, तो ऐसे जवाब आपके सामने रहेंगे, बाइनरी इंटरचेंज टर्म, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी इस तरह से BIT का मतलब जो निकाल के फुल फॉर्म लिखा होगा वह 100% गलत होगा। इस वजह से जब भी आपका बिट का फुल फॉर्म पूछे, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, ये हमसे मतलब नहीं है, या उसको से मतलब नहीं, आप इतना जानो कि BIT, इसे हमें तीनों लेटर्स को अलग अलग करके इसका फुल फॉर्म हमें नहीं लिखना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह आपका क्या होता है, या कह सकते हैं इसका जो एक्रोनिम है वो क्या है, आपका बाइनरी डिजिट है। क्या है, बाइनरी डिजिट है। तो अगर पूछा गया कि बिट इज एक्रोनिम ऑफ, या बिट किसी का समानार्थी शब्द है, तो कह सकते हैं किसका शब्द है, बिट, बाइनरी डिजिट इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। जनरली इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का आपका तय रहता है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर है, तो भाई बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1, या इनमें हमारी जो कंप्यूटर होती है वह किन नंबर्स पे काम करती है, तो किस पर काम करती है, 0 और 1 पर कार्य करती है। तो कह सकते हैं इससे मिला करके करीब करीब 2-3 नंबर आपके क्वेश्चन एग्जाम में CCC लेवल कहीं भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में से क्या होता है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब हमारे कहने का मतलब है कंप्यूटर में हम चाहे ऑडियो स्टोर करें, चाहे वीडियो स्टोर करें, चाहे इमेज स्टोर करें, कुछ भी अगर हम स्टोर करते हैं, वो सभी डेटा, वे सभी इंफॉर्मेशन किस रूप में जाके स्टोर होती है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में जाके स्टोर होती हैं। और जब स्टोर रहती हैं, चाहे वो टेम्परेरी फॉर्मेट में, चाहे वो परमानेंट फॉर्मेट में, तो उससे क्या होता है, जब भी हमें कहीं अगला प्रोसेस करने के लिए या हमें फ्यूचर में अगर कोई यूज पड़ता है, तो उनको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में मेमोरी का यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे हम अपने कार्य को, अपने वर्क को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके, और फ्यूचर में उन परिणामों, जो परिणाम मिलता है, उन परिणामों, उन रिजल्ट्स को फ्यूचर में दोबारा क्या कह सकते हैं, पुनः हम क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का मेमोरी पार्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मेमोरी, क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। इसके बारे में क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक चार्ट मैंने बना रखा हुआ है। मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली चीज, जैसे हमारे भी पास मेमोरी होती है, हमारे दिमाग में मेमोरी होती है। एक क्या होता है, जैसे जो हम कहीं ऑन द स्पॉट, जब कहीं कोई हम वर्क कर रहे हैं, कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई एग्जाम दे रहे हैं, कहीं कोई जवाब दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अब वहाँ पे जो हम यूज कर लेते हैं ऑन द स्पॉट, जो मेमोरी हम यूज करते हैं, तो तुरंत वर्क को प्रोसेस करने के लिए, उसे हम कहते हैं भाई मेरे प्राइमरी पार्ट में था, प्राइमरी मेमोरी में था, सो मैंने जवाब दे दिया। लेकिन वहीं पर अगर कोई जवाब, कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है और उसका जवाब हमें ऑन द स्पॉट नहीं होता है, तो हम किसका सहारा लेते हैं, कहीं हमने स्टोर करके रखा है, कहीं मोबाइल में रखा है, कहीं हमने स्मार्टफोन में रखा, कहीं हमने लैपटॉप में रखा है, कहीं मैंने PC में रखा, कहीं मैंने क्लिक करके रखा है। मतलब हम किसका यूज करते हैं, ऐसी जगहों का यूज करने लगते हैं, ऐसी जगहों की तरफ हम जाने लगते हैं जहां पर हमने पार्ट में, मतलब पास्ट में, मतलब भूतकाल में कह सकते हो, हमने क्या किया है, स्टोर करके रखा हुआ है, और वहां से हमें क्या करना है, उसे यूज करना है, रिकॉल करना है। तो सेम उसी आधार पे, समान उसी आधार पे कंप्यूटर में भी मेमोरी क्या होती है, 2 प्रकार से क्या की गई है, डिवाइड की गई है। एक ऐसी मेमोरी जो प्राथमिक स्तर पे काम करेगी, और एक ऐसी मेमोरी जो सेकेंडरी, मतलब सहायक स्तर पे कार्य करेगी, या कह सकते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर वर्क करती है। तो प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी मींस प्राथमिक, मेमोरी मतलब स्मृति याददाश्त, स्टोरेज भी बोल सकते हैं। अब कोई कंटिन्यू नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी स्टोरेज निकल जाता है, इस तरह से अब बोल सकते। लेकिन जब भी उन दोनों टर्म्स में डिफरेंस पूछे जाए, तो आप यही बताना मेमोरी टेम्परेरी और स्टोरेज क्या होता है, आपका परमानेंट होता है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब एक प्राथमिक मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब बात आती है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है कि कह सकते हैं कि जब यूजर इनपुट करता है,
जब यूजर किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करता है, अपने इंस्ट्रक्शंस को देता है, तो कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी चाहिए होती है जहां पर वह इनपुट जाके क्या हो सके, स्टोर हो सके। और जब स्टोर होगा तो उसे क्या करेगा, प्रोसेसिंग, वहां से प्रोसेसिंग का जो पार्ट होगा उसको लेगा और फिर क्या करेगा, रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं यह ऐसी भी मेमोरी होती है या इसका काम यह भी होता है जो भी हमारे चल रहे सॉफ्टवेयर होते हैं, या कह सकते हैं जिन सॉफ्टवेयर को रन करना है उनके लिए भी क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मुझे अपने हाथ में लेना है, ये मार्कर मुझको हमें अपने हाथ के लिए हाथ में कहीं तो इसके बराबर स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि मुझे होल्ड करना है इसे। तो होल्ड करने के लिए इसे टेम्पररी, बाकी परमानेंट कहीं पेन स्टैंड होगा वहां पर मैं इसको रखा हूँगा, बट अगर मुझे इसको टेम्पररी होल्ड करना है, मुझे अपने हाथ का कोई एक हिस्सा क्या होता है इसका, ये क्या करता है, कवर करता है। मतलब जिस प्रकार से इस मार्कर को हाथ में चलाने के लिए मुझे एक जगह की होल्ड करने की आवश्यकता पड़ रही है, सेम उसी तरह से अगर हमें रिजल्ट चाहिए होगा, इनपुट देना है, उन इनपुट और रिजल्ट्स को भी क्या करता है, होल्ड करने के लिए हमें कंप्यूटर की मेमोरी चाहिए होता है। दूसरा, जिस पर परफॉर्म होगा, उन एप्लीकेशंस को, जो सॉफ्टवेयर आपके चलेंगे, जो सॉफ्टवेयर आपके रन होंगे, उन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी एक हमको क्या चाहिए होगा, एक स्पेस चाहिए होगा। तो वह स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, वह डेटा को होल्ड करने का काम कौन करता है, आपका प्राइमरी मेमोरी काम करता है। इसी वजह से इसे प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर हमें इसी तरह की मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरी बात, इसका एक काम और है। एक तो पार्ट होगा कि वर्क को प्रोसेस करने के, मतलब अगर इसको एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का जो एक काम है कि वह क्या करता है, हमारे वर्क को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। किस प्रकार करता है, इनपुट को होल्ड करता है और क्या करता है, रिजल्ट्स को भी होल्ड करता है, ताकि अगर कहीं फर्दर कोई प्रोसेसिंग की जरूरत लगे तो उसको क्या कर सके, रिकॉल कर सके और यूज कर सके। दूसरा इसका एक काम है, एक और इम्पोर्टेंट रूल इसका है कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम अपना कार्य कर पाता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, या कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं, अगर वे सारे पार्ट्स अपनी अपनी फंक्शनिंग को समझते हैं, अपनी अपनी वर्किंग प्रणाली को समझते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग प्रणाली पहले से कहीं ना कहीं क्या है, डिफाइंड है। तो वह जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करते समय, कंप्यूटर को बनाते समय जो जरूरी प्रोग्राम्स होते हैं, उन जरूरी प्रोग्राम्स को भी हमारा कौन सा मेमोरी होल्ड करता है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो जरूरी प्रोग्राम्स होल्ड नहीं होंगे तो कंप्यूटर कभी अपनी बातों को समझ या कंप्यूटर कभी अपना काम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह सकते हैं कीबोर्ड। क्या कभी कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया? क्या कभी कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर, एक कीबोर्ड निकाला दूसरे कंप्यूटर में काम ऐसा किया नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ? क्या कभी कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद आपको कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर दोबारा लाना पड़ा? नहीं। क्या आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद मॉनिटर का सॉफ्टवेयर लाना पड़ा? नहीं। केवल लगाया, स्टार्ट हो गया। क्या आपको ऐसे तमाम सारे हैं, मतलब माउस में आपका यूज किया, यूएसबी लगाया, क्या कभी माउस का सॉफ्टवेयर लाना पड़ा? नहीं। क्या स्पीकर का सॉफ्टवेयर लाना पड़ा? नहीं। मतलब जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक जो हमारे हार्डवेयर हैं, उन हार्डवेयर को चलाने वाले प्रोग्राम्स को भी कौन स्टोर करता है, प्राइमरी मेमोरी। ये तो पूरा एक कंक्लूजन है, दोनों को मिला मतलब बता करके प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। तो आप जब भी प्राइमरी मेमोरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, यह एक वर्किंग मेमोरी है। दूसरा ये भी कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को स्टोर करता है। ये भी कह सकते हैं यह क्या करता है, प्रोसेसिंग के दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं उनको भी क्या करता है, स्टोर करता है। ये भी कह सकते हैं कि यह उन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या कह सकते हो रिजल्ट्स को स्टोर करके आउटपुट यूनिट के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करने का भी काम करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यह मेमोरी जो होती है वह कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए या बंद करने के लिए भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। या ये भी कह सकते हो कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रैम नहीं होगा, रोम नहीं होगा, तो आप चाहे आप जो SD कार्ड होता है, जो सेकेंडरी पार्ट है, हार्ड डिस्क है, चाहे 2 टेराबाइट का रखे हो, चाहे 10 टेराबाइट का, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बिना इसके हम इसका भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आई थिंक प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है। कौन कौन सी?
एक आपका रैम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, रोम होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? रैम है, राम नहीं। तो रैम का फुल फॉर्म आपका जो होता है वह आपका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसको भी जरा समझ लेते हैं। बाइनरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम मतलब क्या होता है, बिना किसी सीक्वेंस के, या कह सकते हैं डायरेक्टली। एक्सेस मतलब क्या कह सकते हैं, यूज करना। मेमोरी मतलब याददाश्त। तो कह सकते हैं कि जो रैम होती है वह बिना उसको जो रैम जो होती है उस मेमोरी को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है तो आपका कौन सा मेमोरी होता है, रैम। मतलब रैम को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसके लिए किसी इंटरमीडिएट डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती, मतलब मध्यस्थता करने वाली डिवाइस की कोई जरूरत नहीं होती है। अब रैम का रोल क्या है, जो हमने ऊपर प्राइमरी मेमोरी एक्सप्लेन किया उसी को हम यहाँ पे पार्ट में बैठ कर देते हैं। ठीक है, पहली चीज रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी चीज क्या करता है, इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मतलब यह प्रोसेसिंग के दौरान मध्यस्थ परिणामों को क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा ये क्या करता है, यह इनपुट्स को भी स्टोर करता है, जो यूजर इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो डेटा होते हैं वह लंबे समय तक नहीं सस्टेन करते हैं। मतलब इसमें जो डेटा रहते हैं वह लंबे समय तक इसमें मौजूद नहीं रहते हैं। इसमें कोई भी अगर हमने इनपुट दिया, कोई भी हमने अगर डेटा की इंटर किया हुआ है तो वह इंटर्ड डेटा तब तक ही इसमें रहेगा जब तक हमारा क्या है, पावर ऑन है। अगर कंप्यूटर सिस्टम का पावर ऑफ हो गया, या ये भी कह सकते हैं जिस एप्लीकेशन पर आप इनपुट दे रहे हो उस वह एप्लीकेशन जब तक ऑन है तब तक वह डेटा वहाँ पर रहेगा, अदरवाइज डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। मतलब एक मीनिंग इसकी ये भी निकलती है कि रैम में डेटा तब तक ही सस्टेन करता है, तब तक ही मौजूद रहता है जब तक हमारा क्या है, पावर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ, डेटा विल बी इरेज्ड। मतलब डेटा आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा स्वतः। इसके लिए भी एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं या कहीं भी किसी जगह पे टाइप करते हैं, तो किसी भी मान लीजिए कॉन्टैक्ट को आपने ओपन किया, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हैं, और टाइप करने के बाद जो मैसेज आपको दिखता है, भेजा नहीं आपने, केवल टाइप किया है, मैसेज भेजा नहीं है, टाइप किया है, तब तक आपको दिख रहा है। और किसी और कॉन्टैक्ट को खोला, वहाँ भी आप मैसेज लिखे, अगली बार फिर उसी कॉन्टैक्ट को खोला जो आपने मतलब जिस पर टाइप किया था पिछली बार भेजा नहीं था, वो आपको फिर से जैसे ओपन करते फिर से दिखता है। लेकिन जैसे ही आपने व्हाट्सएप को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तुरंत आपके जितने भी उस कॉन्टैक्ट पे लिखे हुए डेटा होते हैं जो आपने भेजा नहीं था, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं। अब वहां पे उस समय तक वो दिख रहा था, इसका मतलब क्या, किसकी वजह से दिख रहा था, वो आपका किसकी वजह से दिख रहा था, रैम की वजह से। मतलब क्योंकि उस समय आप किस फेज में थे, वर्किंग फेज में थे, तो कह सकते हैं कार्य करने के दौरान डेटा को स्टोर करके रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, रैम की। और कब तक रखता है, जब तक वो एप्लीकेशन खुला हुआ है, या कह सकते हैं जब तक आपका क्या पावर ऑन है तब तक उसमें डेटा क्या करेंगे, रहेंगे। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब डेटा का इरेज हो जाना किसके बाद, पावर ऑफ हो जाने के बाद, यही प्रॉपर्टी इसे क्या कहलाती है, वोलेटाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहलाता है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, ये भी पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी ये होती है जिसमें पावर क्या हो, जब तक उसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर ऑन है, जैसे आपका पावर ऑफ वैसे डेटा क्या होता है, इसी वजह से इसको क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। या एक तरह से कह सकते हैं टेम्परेरी, मतलब इसमें लंबे समय तक परमानेंट फॉर्मेट में आपके डेटा नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी किसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, या कह सकते हैं इसके टाइप के बारे में कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो रैम अगर आप किताबों में पढ़ोगे, ऑनलाइन गूगल इधर उधर सर्च करोगे, तमाम तरह की रैम मिलेगी। जनरली हम 4 का यहाँ पे हम जिक्र कर देंगे,
दो डिटेल्ड करेंगे और दो का कोई जिक्र नहीं करेंगे, ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे और उनके नाम के बारे में कर देंगे क्योंकि उनका कोई सिलेबस से लेना देना नहीं है। फिर भी इस नाते जिक्र करेंगे ताकि आप उसको जानते रहें और कई बार क्या होता है उनका फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला इसमें जो रैम आपका होता है, अगर पूछा गया कि रैम क्या होता है उसका जवाब आपको मैंने दे दिया। अगर पूछा गया कि रैम कितने प्रकार का होता है तो आप बताओगे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एस रैम और डी रैम। मतलब फुल फॉर्म, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एस रैम। तो रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, एस का फुल फॉर्म बताना है। तो एस का मतलब होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक। और रैम का मतलब हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और डी रैम का मतलब होता है क्या? डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक। और रैम का मतलब भी वही है जो आपका ऊपर था, ठीक है। और जो 2 रैम और हैं जिनका हम केवल नाम लेंगे, उनकी वर्किंग को नहीं बताएंगे हम। दो रैम आपके और हैं, एक एनवी रैम है, क्या है? एक एनवी रैम है और दूसरा आपका क्या है? एसडी रैम है। एनवी रैम का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है आपका? नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो एसडी रैम का फुल फॉर्म होता है वह सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनरली जो एनवी रैम है, जो आपका एनवी रैम है वह नेटवर्किंग डिवाइसेस में यूज की जाती है। और जो एसडी रैम है इसका मतलब कहीं जब सीपीयू टाइम, मतलब जो सीपीयू का समय वगैरह होता है उन टाइम को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एसडी रैम के टाइप का मेमोरी का यूज किया जाता है। फिलहाल जो हमें डिटेल में बात करनी है वो किसकी बात करनी है? एस रैम की और डी रैम की। अब चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कि एस डी रैम और एस रैम और डी रैम कैसे काम करता है। देखिए अभी हमने रैम की बात करी कि रैम में कोई भी डेटा का कोई लोकेशन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पर नहीं होता है। और हाँ, और जबकि उसी की टाइप में कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है। जबकि जो आपका रैम, जबकि जो एस रैम है उसमें क्या टर्म आ गया आपका? स्टैटिक, मतलब फिक्स होता है। अब क्या फर्क है भाई? पहली चीज तो रैम आपका क्या होता है, अगर हम केवल और केवल रैम की बात करें तो रैम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? कंप्यूटर की स्पीड होगी, मोबाइल की स्पीड होगी, डिवाइसेस की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि रैम जितना ज्यादा, मान लीजिए 5 GB का, 6 GB का, 7 GB, 8 GB, 9 GB, इसका मतलब क्या? हमें उतना लंबा चौड़ा क्या मिल रहा है? एक स्पेस मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए हम 1 GB में एक काम करेंगे 5 MB का, तो बाकी रिमेनिंग तो फ्री है। इसका मतलब वो आराम से दौड़ेगा, आराम से काम करेगा। वहीं पर अगर हम 9 GB में 10 काम करेंगे और सभी मुश्किल से 2-2 MB के होंगे तो तब भी हमारे पास स्पेस ज़्यादा बचेगा। तो जो स्पेस का मतलब होता है कुछ यही होता है आपका कि जितना ज़्यादा रैम होगी और अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को चलाएंगे तो हमारे सिस्टम हैंग नहीं होंगे, हीट नहीं होंगे, बस इतना ही मतलब होता है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल रैम की बात, जो हमें नॉमिनल रैम जो हमें मिलती है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल सिस्टम में रैम जो हम लोग जिक्र पाते हैं, जिसका जिक्र हम सुनने को मिलता है, वह आपका नॉर्मल रैम होती है और वह कंप्यूटर की स्पीड नॉर्मल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि तेजी से कंप्यूटर में जो डेटा एक्सेसिंग है उस डेटा एक्सेसिंग को तेजी से बनाए रखने के लिए रैम के अलग अलग टाइप बनाए गए हैं, जिसमें एक टाइप आपका क्या है? एस रैम है और दूसरा आपका क्या है? डी रैम है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एक स्थिर होती है। इसको कुछ इस तरह से हम फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक ऐसे ही मेमोरी ब्लॉक्स हैं। क्या है? मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ठीक। यहाँ अलग अलग जगहों पे क्या है? ऐसे ही साइन बना देना। ये है इसका 1 2 3 4 5 ऐसे है। मान लेते हैं कि कोई एक्स, क्या नाम है? एक्स है, जो कि मेमोरी ब्लॉक किसमें है? 2 में है, ठीक है। अगर हमने इसे डिलीट कर दिया, अगर एस रैम की बात कर रहे हैं, अगर हमने इसको यहां से डिलीट कर दिया तो यह जो कि मेमोरी क्या होती है? कम रिफ्रेश होती है और कम रिफ्रेश होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिकली डेटा का आपस में इंटरचेंज नहीं होता है। और इससे क्या होता है? जो जहां है, मतलब जिस वर्क की, जिस प्रोग्राम की, जिस डेटा की लोकेशन मेमोरी में जहां है वो वहीं बना है। मतलब जब हम उसे दोबारा ढूंढने आते हैं तो उसका लोकेशन इंडेक्स उसका फिक्स होने की वजह से हम फट से क्या करते हैं? उसे एक्सेस कर लेते हैं, मतलब उसकी एक्सेसिंग स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है।
जबकि अगर हम DRAM की बात करें, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खाली स्पेस खाली ही रहेगा अगर कोई दूसरा वर्क इसमें हमने नहीं रखा तो। ये नहीं होगा कि रिफ्रेश हो रहा है तो ये इधर उधर जगह कवर कर लेगा। जबकि जो DRAM है, अगर यही चीज DRAM में होता तो DRAM में क्या होता, ये क्योंकि DRAM में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वह 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। मतलब कह सकते हैं हजारों बार इलेक्ट्रिकली वो क्या होता है, चार्ज और डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो इसके मेमोरी ब्लॉक्स में डेटा होते हैं वह डेटा परस्पर रेगुलरली अपने पोजीशन को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, और जिससे उसकी डेटा एक्सेसिंग स्पीड उसमें क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जो नॉर्मल हम रैम सुनते हैं, जो हम कंप्यूटर में या मोबाइल में जो हम रैम का जिक्र पाते हैं, वह अधिकतर जो हमारी रैम होती है वो कौन सी होती है, DRAM होती है। मतलब जो कार्य करने के लिए रैम होती है वो DRAM होती है, और SRAM क्या होता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए। SRAM को ही हम क्या कहते हैं, क्योंकि SRAM क्या होती है, फास्ट एक्सेसिंग डिवाइस है, और ये फास्ट एक्सेसिंग के लिए यूज रहता है। और SRAM को एक दूसरा भी कह सकते हैं किस मेमोरी के तौर पर, कैश मेमोरी के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। किस मेमोरी के तौर पर, कैश मेमोरी के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। कैश का मतलब आप इसको समझने के इससे ले सकते हैं, कह सकते हैं जिस प्रकार से हमारे ATM में पैसा होता है और जिस हमारे वॉलेट में पैसा होता है, और दोनों पैसों को मैं यूज करने की बात करें तो आप क्या कहोगे, आप कहो अगर मैं कहीं पेमेंट करने की, तो आप कहोगे सर कैश से जल्दी पेमेंट हो जाएगा, ATM होने से थोड़ा सा समय तो लगेगा। मतलब और कैश लेके कितना चलते हैं, कम अमाउंट में, कम मात्रा, जितनी जरूरत होती है उतना लेके चलते हैं। वैसे ही आपका क्या है, SRAM है। ये हर कंप्यूटर में होता जरूर है, लेकिन कम से कम मात्रा में, या कैसे कम से कम स्टोरेज साइज में होता है, और उतना ही होता है जिससे कंप्यूटर की स्पीड क्या हो, रेगुलरली बनी रहे। अब ये पूछा जाता है कि SRAM या कैश मेमोरी कहाँ पर लगी होती है। तो SRAM और क्या है, DRAM कह सकते हैं, कहाँ पर लगी होती है। तो जो आपका क्या होता है, ये प्रोसेसर है, ये आपका क्या है, DRAM है, तो यहां पे आपकी क्या लगी होती है, कैश मेमोरी लगी होती है। ठीक, तो अगर पूछा गया कि जो आपकी SRAM होती है या कैश मेमोरी होती है वो कहां लगी होती है, तो यह इट इज प्लेस्ड बिटवीन किसके, प्रोसेसर एंड DRAM। मतलब कैश मेमोरी SRAM, प्रोसेसर और DRAM के बीच में लगी होती है। इससे क्या होता है, मान लीजिए हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको यहाँ से लेना था, उसने क्या किया, उसी कार्य को प्रोसेसर की हेल्प से यहीं से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारा कार्य मीन्स हमारा एप्लीकेशन ओपन होने में समय नहीं लगा, वो फट से खुल गया। अब उस एप्लीकेशन को जो कम साइज हो रही, मतलब जो उसके लिए साइज कम पड़ रही है, स्टोरेज साइज, रनिंग स्पेस कम पड़ रहा है, वो रेगुलरली इससे क्या कर रहा है, एज अ बैकअप के तौर पे क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, और उस एप्लीकेशन को तेजी से क्या कर रहा है, चला रहा है। तो अगर पूछा गया कि रैम कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार का होता है। एक SRAM होता है, मेनली मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक SRAM होता है, दूसरा क्या होता है, DRAM होता है। SRAM का फुल फॉर्म आप बताओगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM का फुल फॉर्म बताओगे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM आप एक बताओगे कि यह कंप्यूटर की एक्सेसिंग, या कह सकते हैं इसमें डेटा की एक्सेसिंग स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। यह DRAM के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा होता है, और यह जनरली सभी डिवाइसेस में उपलब्ध नहीं होती है। यह कह सकते हो एप्पल मैकबुक वगैरह के जो लैपटॉप होते हैं, या कह सकते हैं जो हायर कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप होते हैं HP वगैरह के, उनमें आपको उसका जिक्र सुनने को मिलेगा। SRAM के रूप में जिक्र नहीं मिलेगा, वो आपको वहाँ जो जिक्र मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, कैश मेमोरी के तौर पर मिलेगा। दूसरा DRAM, जो जनरली हम रैम सुनते हैं 4 GB, 5 GB, 10 GB, 15 GB रैम, वो हमारी क्या होती है, DRAM, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब ये नहीं कि गतिशील होगा, डायनेमिक का मतलब ये है कि उसमें जो डेटा रहेंगे वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली क्या होंगे, आपस में रिफ्रेश होते रहते हैं। उनकी मेमोरी ब्लॉक्स में जो डेटा मौजूद रहते हैं वो परस्पर अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। इसमें पोजीशन को भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी डेटा एक्सेसिंग स्पीड SRAM की तुलना में क्या होता है, धीमा होता है, और यह SRAM की तुलना में क्या होता है, सस्ता भी होता है। ठीक, NVRAM पर बात किया था हमने, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि नेटवर्क डिवाइस में बोला गया, और SDRAM की हमने बात करी इसमें कि क्लॉक वगैरह में, CPU क्लॉक वगैरह में इसका यूज ज़्यादा तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी के दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा आपका क्या है,
दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, रोम। ठीक है, तो रोम क्या होता है, जैसे हमने देखा जो प्राइमरी पार्ट था, प्राइमरी रैम का जो रैम वाला पार्ट था, उसका जो काम था वह कहीं ना कहीं कार्य की स्पीड, वर्क की स्पीड से रिलेटेड था, दूसरा या वर्क को कराने से रिलेटेड था, या उन एप्लीकेशंस को चलने के लिए स्पेस प्रोवाइड करने से रिलेटेड था। वहीं पर ये दूसरा हमारा रोम है, उसका मतलब होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी। एक बात और कहना मैं भूल गया रैम में, कि जो रैम होती है, रैम को हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। मतलब रैम वाले मेमोरी रैम में हम कभी इनपुट भी दे सकते हैं और कभी उसमें हम कुछ और अनदर पार्ट भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसमें या पहले से स्टोर किए हुए डेटा को हम पढ़ भी सकते हैं और उसमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस को दे भी सकते हैं, जबकि जो हमारा रोम है उसमें ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते। जनरली प्राइमरी जो लेवल पे आया था वो यही था कि पहली जो रोम आई थी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, रीड ओनली मेमोरी। मतलब ऐसी मेमोरी जिनमें मौजूद प्रोग्राम्स को, मौजूद डेटा को हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग हम लोग मानने वाले थे नहीं। इस वजह से क्या हुआ, जो भी उस समय के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम केवल पढ़ ही सकते हैं, हम इस पर राइट भी करेंगे। तो उसके चक्कर में, मतलब राइट करने के चक्कर में क्या किया, इन्होंने 3 प्रकार के रोम ला दिए। ठीक है, तो पहले हम बात करें कि रोम का बेसिक मकसद क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन होता है, बंद होता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, रोम की वजह से। क्यों? अगर मान लेते हैं रोम नहीं होता और रैम की वजह से बंद होता, मान लिए पल के लिए, तो रैम में अगर ऐसा होता, तो अभी अभी हम कह के आए हैं कि रैम में जो डेटा होते हैं वो कब तक रहते हैं, जब तक कंप्यूटर ऑन है। इसका मतलब अगर जो ऑन करने वाले जो प्रोग्राम हैं अगर वो रैम में होता तो पहली बार चलो ऑन करके दे दिया किसी तरह से, लेकिन अगर कंप्यूटर बंद हो जाता, लाइट चली गई, तो दोबारा कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होता। तो हमें कुछ ऐसे जरूरी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के लिए होते हैं जिनको हमें अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखना होता है, जो बंद होने के बाद भी मौजूद रहें, और जब हम पुनः कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करें तो फिर से वो अपनी जगह पर क्या हो जाए, आ जाए, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या हो, वर्किंग फेज में आ जाए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोगों ने क्या, या कह सकते हैं क्या डेवलप किया गया, आपका रीड ओनली मेमोरी डेवलप की गई। इसका काम होता है कि यह कंप्यूटर सिस्टम जो बूटिंग प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया ऑन ऑफ की प्रक्रिया होती है, उसको मेंटेन करता है, या कह सकते हैं उसको चलाने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, मतलब पहला क्या होल्ड करता है, ऑल टाइप्स ऑफ बूटेबल प्रोग्राम्स। किसे? बूटेबल प्रोग्राम्स। ठीक, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन ऑफ करने वाले सभी प्रोग्राम्स को भी ये होल्ड करता है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि यह क्या करता है, बायोस प्रोग्राम को भी होल्ड करता है। बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसे बोल रहे हैं बायोस को भी क्या कर सकता है, ये बायोस को भी क्या करता है, स्टोर करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी बेसिक, मतलब साधारण इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके प्रोग्राम्स को भी क्या करता है, यह स्टोर करता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, कैमरा इत्यादि जो भी प्राइमरी लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी क्या करता है, रोम में स्टोर करता है, ताकि अगर आप सिस्टम बंद कर दें और पुनः मीन्स अगेन सिस्टम को ऑन करें तो फिर से वह अपनी जगह पे क्या हो जाए, लोड हो जाए। और यही कारण है कि आपका जो होता है रोम में, यही कारण है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हर बार किसी सॉफ्टवेयर, इन सब सॉफ्टवेयर को दोबारा हमसे मांगता नहीं, बंद होने के बाद भी इंस्टॉल करिए। और इसकी जो प्रॉपर्टी भी होती है, इसकी प्रॉपर्टी थी पावर ऑफ हो जाने पर डेटा का इरेज हो जाना। इसकी जो प्रॉपर्टी है पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डेटा या प्रोग्राम को क्या करना, होल्ड करके रखना। मतलब इसमें कभी डेटा गायब नहीं होता है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से इस मेमोरी को, जो आपका रोम है, इसे क्या कहा गया, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्या कहा गया, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मतलब इसमें कभी भी डेटा आपका, प्रोग्राम आपका क्या होता है, कभी गायब नहीं होता है। मतलब पावर ऑफ हो जाने के बाद भी क्या होता है, इसमें स्टे करता है, इसलिए इसे ऐसा कहा गया। ठीक, अब जैसा हमने बोला कि इसकी जो जनरल रैम है वो रीड ओनली मेमोरी सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन हम मानने वाले कहाँ थे, तो ना मानने के चक्कर में क्या गया, 3 रोम आया, जिसमें पहला रोम आपका डेवलप किया गया, पहला वाला जो था बेसिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रीड कर सकते थे, जिसका नाम था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम केवल पहले रीड का फुल फॉर्म लिखेंगे, बाकी सब आपके पहले जैसे हैं।
प्रोग्रामेबल, ठीक है, किसका मतलब ई का। और रोम कौन था, रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ऐसी रोम जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या क्या प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि रोम में अगर एक बार हमने कोई प्रोग्राम लिख दिया तो दोबारा उस प्रोग्राम को गलती होने पे, एरर होने पे हम दोबारा उस प्रोग्राम को इरेज करके नए प्रोग्राम को लिख नहीं सकते। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें हम उसे एक बार हम राइट कर सकते हैं, बाकी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं। मतलब राइट वंस एंड रीड मेनी टाइम्स, मतलब उस प्रोग्राम को हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स बार बार हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने वाले क्या क्या होते हैं, बायोस होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मान लिया हमने कि 2020 में जो अवेलेबल डिवाइसेस हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, अगर इस तरह की रोम यूज कर रहे हैं और उसमें उन सारे डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग हमने कर दी, लेकिन 2030 में कुछ नए सॉफ्टवेयर, कुछ नए हार्डवेयर आ गए, अगर हम यही वाला इसमें से एक बार हम राइट कर सकते हैं दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, 2030 में 2020 वाला कंप्यूटर क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा ना हो, मतलब हम प्रोग्राम, जो नए नए प्रोग्राम्स हमारे आते रहे, जो नए नए हार्डवेयर आते रहे, हमारा कंप्यूटर इजीली सपोर्ट कर ले, उसके लिए हमें ऐसे रोम की जरूरत पड़ रही थी कि हम उनके प्रोग्राम को हटा करके नए प्रोग्राम को हम रख सके। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत क्या थी, जटिल थी, बहुत प्रक्रिया कठिन थी, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक्स इसका यही था कि इसमें हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते, बार बार प्रोग्राम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर हर साल या 2 साल 4 साल 10 साल बाद क्या होते हैं, बेकार हो जाते थे, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसकी समस्या ये थी कि सिर्फ एक बार प्रोग्राम करना। अब ऐसा हम चाहते थे कि ऐसा रोम आ जाए जिसमें हम क्या कर सकें, प्रोग्राम हटा सकें पहले वाले को, नए प्रोग्राम लिख सकें और फिर उसे हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो थोड़ा सा आ तो गया, बट प्रोसेस क्या था, बहुत टिपिकल था। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले, दूसरे वाले का क्या फुल फॉर्म है, इरेजेबल। पी का मतलब इरेजेबल और पी का मतलब क्या है आपका, प्रोग्रामेबल, ठीक है। और रोम का मतलब आप समझ रहे हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हुआ, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो पहले से हमारे पास प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं और नए प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान वास्तविकता में था नहीं। क्यों, इरेज करना था। एक बात और समझ लीजिए, जो रैम और रोम होता है, यहीं पर जो की बात आ रही है, जो रैम और रोम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड, कह सकते हैं, जिसपे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये धरती से क्या हम सभी लोग कनेक्टेड हैं, इसलिए धरती हमारे लिए क्या है, मदरलैंड, जन्मभूमि, मातृभूमि है। सेम उसी तरह से कंप्यूटर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं, जिस डिवाइस से, जिस सरफेस से जुड़े होते हैं, उस सरफेस को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। अब जो मदरबोर्ड पर ऐसे कहीं रैम लगा होता है, ठीक है, और ये जो रोम होता है, रैम तो हम मार्केट में अलग से बदल सकते हैं, खरीद सकते हैं। मतलब रैम कई बार, जैसे आपने सुना होगा कि रैम बदलवानी है, रैम खरीदनी है, रैम करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का रोम बदलवाने जा रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम का रोम चेंज कराने जा रहा हूँ, रोम खराब हो गया, ऐसा कुछ कभी नहीं सुना होगा। क्यों, क्योंकि जो रोम होता है वो क्या होता है, इस मदरबोर्ड के साथ एक चिप होती है और उस चिप के रूप में किसी का चिप की होती है, फिक्स आती है। मतलब रोम कम्स अलोंग विद मदरबोर्ड। रोम किसके साथ आती है, मदरबोर्ड के साथ लग कर आती है। और रोम की जो प्रोग्रामिंग होती है वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही की जाती है। अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, कैसे इसने इरेज करना था। इरेज करने के लिए क्या होता था कि जो ये रोम लगा हुआ है, इस रोम को इस बोर्ड से क्या करना, मान लीजिए सपोज ये बोर्ड है, ये रोम है, इस पर फिक्स लगा हुआ है, तो इस रोम को इस मदरबोर्ड से क्या करना था, इजेक्ट करना था। सबसे पहली कठिनाई कि अगर हमें मीन्स हम यूजर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो हम इसको इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि इजेक्शन के दौरान, इस मदरबोर्ड से इजेक्शन के दौरान, निकालने के दौरान हो सकता है कहीं इसकी कोई पिन टूट गई। अगर पिन टूट गई तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो पहली कठिनाई ये थी। मतलब पहला प्रोसेस क्या था कि इस रोम को मदरबोर्ड से इजेक्ट करना था, ठीक, मान लेते हैं इजेक्ट कर लिया। अब इजेक्ट करने के बाद ये मान लीजिए हमारा क्या है, रोम है,
इजेक्ट करने के बाद इसे किस लाइट से, मान लीजिए यूवी लाइट है, इस यूवी लाइट से इसे क्या करना था, पास करना था, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने से पास करना था, वो भी अप टू 30 to 40 मिनट्स, 30 से 40 मिनट। जब ये आपका जो रोम है, ये रोम इस यूवी लाइट से 30 से 40 मिनट के आसपास से गुजरता था, तो इसमें जो मौजूद प्रोग्राम होते थे वो क्या होते थे, गायब हो जाते थे, मतलब इरेज हो जाते थे। चलिए इरेज भी हो गया। अब दूसरी चीज जो ड्रॉबैक था कि अगर मान लीजिए हमने 30 से 40 मिनट कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो रोम भी खराब, मतलब रोम हमारा अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई तो ये भी काम हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलो दो चीजें हो गई, पहला प्रोसेस इसमें क्या था, इजेक्ट करना, दूसरा प्रोसेस क्या था कि उस रोम को अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने से क्या करना था, पास करना था। अब तीसरी मुख्य बात, चलो दो चीजें मैंने हम लोगों ने किसी तरह से कर ली, तीसरी बात ये थी कि ये खाली हो गया है। अब इसे खाली हो गया तो इसमें नए प्रोग्राम लिखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए था, मतलब प्रोग्रामर के द्वारा इसमें नए प्रोग्राम को क्या किया जाता था, लिखा जाता था। अब बताओ आप कंप्यूटर खरीद रहे हो और आपको अगर ऐसी रोम दे दी जाए तो क्या आप प्रोग्रामिंग सीखोगे, हार्डवेयर नॉलेज सीखोगे, क्या सीखोगे, क्या आप कंप्यूटर को सही तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, कभी नहीं। तो इसका ड्रॉप ये डेवलपमेंट फेज तक सही था, जो इसके बारे में बहुत नॉलेज रखते थे, जो हार्डवेयर की नॉलेज रखते थे, जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज, उनके लिए तो आसान था, ठीक था, लेकिन पब्लिकली यह आसान नहीं था। तो लेकिन हाँ एक सफलता हम लोगों को मिली, क्या सफलता मिली कि जहां हम पहली रोम में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, हम पढ़ सकते थे, यहाँ हमें सफलता मिली कि हाँ हम किसी न किसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले प्रोग्राम को हटा के नए वाले प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। अब इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए एक और रोम डेवलप किया गया, क्या था उसका नाम, EEP रोम। क्या था, EEP रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहले ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरे ई का मतलब इरेजेबल, और पी का मतलब क्या हो गया आपका, प्रोग्रामेबल। तो कह जा सकते हैं कि अगर पूछा गया कि EEP रोम का मतलब क्या होता है, तो EEP रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सब कुछ ईपी रोम जैसा था, सारा प्रोसेस ईपी रोम जैसा था, बस एक चीज हटा दी गई, क्या भाई, पहली कठिनाई इसमें कहा गया कि भाई आपको मदरबोर्ड से रोम को अलग करने की जरूरत नहीं है, लगे लगे आप रीड करो। कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप यूज कर, जैसे आजकल आप क्या करते हैं, सिस्टम में जाते हैं, फट अनइंस्टॉल, फट से जाकर के सॉफ्टवेयर का डिवाइस को निकाला, दूसरा एंड्रॉइड डिवाइस लगा दिया, कोई नया सॉफ्टवेयर लगाया, नया हार्डवेयर लगाया, सिस्टम में ऑटोमेटिक इंस्टॉल। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, EEP रोम की वजह से। तो कह सकते हैं कि जो EEP रोम है ये ऐसा रोम है जिसमें हम मौजूद प्रोग्राम को या जो पहले से मौजूद प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हटा सकते हैं, और जो नए प्रोग्राम्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या कर सकते हैं, उसमें फिर से हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये प्रक्रिया बाकी रैम की अपेक्षा क्या थी, आसान थी, सही भी थी। और जो आजकल के हमारे कंप्यूटर सिस्टम, जो पीसी आ रहे हैं, जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, जो मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, उन सब में अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ है तो आपकी क्या लगी हुई है, EEP रोम ही आपका वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बात हो गई किसकी, प्राइमरी मेमोरी की। तो अब देखिए जो प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन बताते समय या कह सकते हैं जो उसका जिक्र करते समय मैंने बोला था कि यह कार्य में या वर्क में या सिस्टम को स्टार्ट करने में या डाटा को स्टोर करने में, फलाना करने में, उन्हें बोला था, वो सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में बट गई। इसमें एक टुकड़ा कह रहा था कि हम कार्य करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, और दूसरा टुकड़ा कह रहा था कि हम जरूरी डिवाइस, जरूरी कामों को रखेंगे ताकि आप कंप्यूटर को आसानी से क्या कर पाओ, ऑपरेट कर पाओ। ठीक, तो अब आपने देखा कि प्राइमरी मेमोरी क्यों जरूरी है, समझ में आया, और क्यों इसे प्राथमिक कहा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे हम लोगों के पास एक बेसिक दिमाग होना जरूरी है किसी भी वर्क करने के लिए, बेसिक चीजें होनी है, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए बेसिक पार्ट है। ठीक है, अब क्लियर, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, रोम के 3 पार्ट होते हैं, पी रोम, EEP रोम, EEP रोम। ठीक है, पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEP रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEP रोम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब आपका है दूसरा पार्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या है दूसरा पार्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लीन कर रहे हैं।
ठीक, देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसे एक और मेमोरी का नाम दिया गया ऑक्सिलरी, क्या दिया गया है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, क्या दिया गया है, ऑक्सिलरी, हिंदी में इसका मतलब होता है सहायक, क्या होता है, सहायक, मतलब यह एक तरह से जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी हेल्पिंग मेमोरी है। मतलब जब हमने अपना काम कर लिया, बड़े बड़े जो हमें सॉफ्टवेयर रखने हैं उन सॉफ्टवेयर को हम किसमें स्टोर कर लेते हैं, सेकेंडरी में। जो हमें वर्क, जो हमने स्टोर रिजल्ट हमने रखे हुए हैं, जिन रिजल्ट को हमें भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको दोबारा यूज करना है, उनको भी हम कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी। इस तरह से निकल के आता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है, परमानेंट होता है, क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक, मतलब यह अस्थायी अस्थायी दोनों मिला के था, लेकिन ये आपको प्योरली क्या होता है, परमानेंट होता है। और यह क्या होता है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब सहायक मेमोरी होती है, और यह एक तरह से एज अ बैकअप काम करता है, किसके लिए, प्राइमरी के लिए। अब इसको भी जो एक्सेसिंग मेथड है, मतलब इसमें डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एक्सेसिंग मेथड के आधार पर, बेस पर इसे दो भागों में भी कैटेगराइज्ड किया गया, दो भागों में बांटा गया। क्या, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, शॉर्ट फॉर्म में कई बार कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे SASD, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, DASD। ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब क्रमागत, एक्सेस मतलब यूजेबिलिटी, यूज करना, स्टोरेज मतलब भंडारण, डिवाइस मतलब युक्ति, मतलब एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम स्टोर्ड डेटा को क्रमागत तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डेटा का स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ क्रमानुगत या कह सकते हैं सीक्वेंशियल फॉर्मेट में ही हम कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल आता है वो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय पट्टी। आप लोग इमोजी टेप है, अब टेप आपने देखी भी है बट आपको मालूम नहीं होगा, बट आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि कभी हमने उस एंड से हमने सोचा ही नहीं, उस एंगल से हमने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, जबकि हमारे नजरों के सामने हमेशा रहा है। याद होगा आप लोगों को, या कभी देखा होगा, आप लोग खेला भी होगा, मैग्नेटिक एक बचपन में एक फिरते वाली कैसेट्स आती थी, रिबन वाली ऑडियो टेप आती थी, उस ऑडियो टेप जो फीता लगा होता था ब्राउन कलर का, वही आपका क्या है, मैग्नेटिक टेप। मतलब इस मैग्नेटिक टेप में चुंबकीय फॉर्मेट में सभी डेटा हमारे 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं, एक पट्टी होती है, और उसमें आपने देखो साइड ए में 5 गाने, साइड बी में 5 गाने, तो जो 5 गाने आप सुनते थे उनको क्रमानुसार ही सुन पाते थे, या कभी रिकॉर्डिंग करवाते थे एक के बाद एक गाना, तो आप क्रमानुसार ही क्या कर पाते थे, रिकॉर्डिंग भी आप करवाते थे। मतलब किसी भी गाने को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में याद दिला के आप लोग थोड़ा सा, कुछ ऐसी कैसेट्स होती थी जिस कैसेट में एक चौड़ी सी पट्टी मतलब कुछ इस रूप में ऐसे निकली होती थी, ठीक, और एक सर्किल उसमें क्या कह सकते हैं, व्हील में, पहिए में क्या होती थी, लिपटी हुई होती थी। अब जनरली जो हमारा इसमें सॉन्ग स्टोर होता था वो ऐसे ही, इसमें क्या था, एक सेक्टर्स बने हुए थे, ठीक है, एक लंबी सी क्या थी, पट्टी थी, उस पट्टी में ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते थे, और जो हमारे सॉन्ग्स या कह सकते हैं जो हमारे डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है, वह इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते थे, स्टोर होते थे। और किस रूप में स्टोर होते थे, 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होते थे। और ये जो पट्टी होती थी, जब आप उसमें ऑडियो टेप में आप लगाते थे, तो यह पट्टी एक स्पेशल टाइप के हेड से होकर गुजरता था। हेड मतलब रीड राइट हेड, जो कि इस पट्टी में जो उपस्थित इंफॉर्मेशन है, 0-1 के रूप में जो उपस्थित इंफॉर्मेशन है, उसे किस रूप में कन्वर्ट कर सके, आवाज के रूप में क्या कर सके, स्पीकर के माध्यम से आपको सुना सके।
तो ये जैसे ही ये पट्टी उस हेड से टकराती थी, इसमें उपस्थित उतने एरिया को उपस्थित डेटा, मौजूद डेटा वह वॉइस के रूप में कन्वर्ट हो जाती थी और आपके सामने आ जाता था। कई बार अगर आप कहेंगे नहीं सेक्टर्स में कैसे होता है, चलो ठीक है मान लिया नहीं होता है, लेकिन कई बार होता था जब कैसेट आपकी उसमें फंस जाती थी तो आप कैसेट को निकालते थे, कहीं टूट जाता था तो कट करके फिर से लगाते थे, और जब दोबारा आप प्ले करते थे तो जो हिस्सा कट जहां हुआ होता था उतने हिस्से का गाना जंप कर जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि सपोज कैसेट इतने एरिया फंस गया और इतना हमने काट दिया और इसको ले जाके जब ये वाला पार्ट यहाँ ले जाके आप जोड़ोगे, क्या हुआ बीच का गाना गायब हो गया, इतना लाके जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या, इसमें जो डेटा होते हैं किस रूप में स्टोर हुए, सेक्टर्स में। अगर सेक्टर्स में स्टोर ना होते तो कभी डेटा हमारा गायब भी ना होता। मतलब अगर पूछा गया कि मैग्नेटिक टेप में जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वह किस रूप में स्टोर होता है, तो आप कह सकते हैं किस रूप में स्टोर होता है, सेक्टर्स में स्टोर होते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल कह सकते हैं मैग्नेटिक टेप का सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का, पुराने जमाने में यूज की जाने वाली जो ऑडियो टेप कैसेट्स होती थी वही इसका बेहतरीन एग्जांपल, या कह सकते हैं वही इसका एग्जांपल है। दूसरा एक और कैसेट आती है वीसीआर, वीडियो ऑडियो आती है, उसका वो भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्यों कहा, फिर से बोल रहे हैं क्यों इसे सीक्वेंशियल एक्सेस कहा गया, क्योंकि इसमें डेटा का रीडिंग, डेटा का राइटिंग दोनों ही किस रूप में हो रहा था, क्रमानुसार हो रहा था, एक कैसे सीक्वेंशियल फॉर्मेट में हो रहा था, इसलिए इसे सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहा गया। अब बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस की। साफ साफ मतलब क्लियर हो गया, एक क्रम से इंडायरेक्ट, इसमें हम सीधे तौर पर मतलब डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किसे, पूरे स्टोरेज डिवाइस को। इसका एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क, इसका एग्जांपल ऑप्टिकल डिस्क भी आपका होता है। अब मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसमें मुख्यतः आपका क्या आ गया, हार्ड डिस्क, क्या आ गया, हार्ड डिस्क, क्या आ गया, जिप डिस्क। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और भी तमाम सारी स्टोरेज है, कुछ ही का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर पूछा गया कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल, आप क्या बताओगे, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और क्या ऑप्टिकल डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में हार्ड डिस्क क्यों रखा गया, जिप डिस्क क्यों रखा गया, क्यों, और डिस्क दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, डिस्क दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो इसमें आपका जो हार्ड डिस्क वगैरह में होता है वो कुछ ऐसे ही, ऐसे क्या होता है, ऐसे एक सर्कल होता है जैसे सीडी डीवीडी कैसे होती है वैसे ही होता है, ऐसे आपका होता है, और इसमें कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि बना नहीं होता है, हम केवल समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे मान लीजिए बना हुआ। ठीक है, अब जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में एक ऐसी क्या होगा, सॉफ्ट लगा होता है, जैसे आपके साइकिल का पहिया एक लंबी सी डंडी में फंसा होता है, कुछ उसी तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं एक आपका सॉफ्ट लगा हुआ है, इसी सॉफ्ट में नंबर ऑफ डिस्क एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या हुई हैं, लगी हुई हैं। मतलब इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कुछ ऐसे लगा हुआ, और जो हर डिस्क के बीच में जो खाली स्पेस है यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ है, और हर डिस्क के बीच खाली स्पेस में क्या लगा हुआ है, ये क्या एक रीड राइट हेड लगा हुआ है। मतलब जब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, जब हार्ड डिस्क आप कभी देखिए जब यूज करते हैं तो बहुत तेज से वाइब्रेट करती है, कांपती है, क्यों, क्योंकि उसमें कैसेट बहुत तेजी से क्या होती है, रोटेट होती है, और जब रोटेट होती है और जब आप सर्च करते हैं तब खासकर ऐसा हो, तो जो ये सारे रीड राइट हेड लगे हुए हैं, और जब आप ढूंढते हैं कि रीड राइट हेड क्या होता है, उस हिस्से में जाकर के मूव कर जाता है और उस एरिया को मान लेते हैं कि ऐसे रीड राइट हेड लगा हुआ और ऐसे आकर के यहाँ पर मूव किया, तो ये रीड राइट हेड जब तक ही है तो कैसे जब तक ऐसे रोटेट करेगी, मतलब इतने एरिया का डेटा आपके मॉनिटर पे क्या होगा, विजिबल होगा, मॉनिटर पे आपको क्या करेगा, दिखाएगा। तो कह सकते हैं अब इसमें देख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है हार्ड डिस्क में, जिप डिस्क में, सीडी सब में, बस केवल मतलब तरीका बदलेगा रीड और राइट करने का। बाकी जो डेटा का स्टोरेज है किस रूप में है, ये जो हमारा पूरा ये जो सर्कुलर है इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रैक, जो वृत्त की सर्कुलर ट्रैक, और जो हमारा ये छोटा छोटा हिस्सा बन रहा है इसे आप क्या बोलोगे, सेक्टर्स। तो पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वह किस फॉर्मेट में होता है, किस रूप में स्टोर, किसमें स्टोर होता है, तो आप कहोगे हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वह सेक्टर और ट्रैक में स्टोर होती है, या कह सकते हैं ट्रैक एंड सेक्टर्स के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। सेम एज सीडी में, सेम एज डीवीडी में। अब दोनों में फर्क, इसका नाम मैग्नेटिक, इसका नाम ऑप्टिकल। इसमें मैग्नेटिक इस नाते इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो इस वाली जो हार्ड डिस्क में और जिप डिस्क में
जो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वह कैसे होगा, चुंबकीय प्रोसेस से होगा, इसलिए मतलब चुंबकीय तरीके से रीड और राइट करेगा, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया, आपका मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में रखा गया। वहीं पर जो सीडी और डीवीडी है, उस सीडी और डीवीडी को किस कैटेगरी में रखा गया, ऑप्टिकल डिस्क में। क्यों? क्योंकि सीडी और डीवीडी में एक लेंस लगा होता है, लेंस का मतलब होता है प्रकाश, मतलब उसको वहां पर जो रीड और राइट करने का जो तरीका होता है वह कैसे होने लगता है, लाइट के माध्यम से, ऑप्टिकल प्रकाशीय माध्यम हो जाता है, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया, ऑप्टिकल। जबकि दोनों ही डिस्क हैं, दोनों ही सर्कुलर फॉर्मेट में हैं, दोनों के ही ट्रैक्स हैं, दोनों के ही सेक्टर्स हैं, इस नाते डिस्क बोला गया, लेकिन उनके रीड और राइट करने के तरीके की वजह से उनका जो आगे वाला नाम है ऑप्टिकल और मैग्नेटिक क्या हो गया, बदल गया। सीडी का मतलब आप फुल फॉर्म जानते होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी टॉपिक था, और एक बहुत एक तरह से कह सकते हैं बड़ा टॉपिक है, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इस टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर की लगभग फंक्शनिंग आपको समझ में आने लगती है। और एक ऐसा भी टॉपिक है, कह सकते हैं कि जो डेली लाइफ में हमारे सामने डिवाइसेस में क्या होती है, मौजूद होती हैं, और उनको हम नॉलेज नहीं होती है, इस वजह उनके बारे में समझ नहीं पाते, इसलिए इग्नोर करके हम चल देते हैं। अब एक बार हम फिर से समरी दे दे रहे हैं। मेमोरी स्टोरेज में अंतर क्या होता है, मेमोरी टेम्परेरी होती है, स्टोरेज क्या होता है, परमानेंट होता है। मेमोरी में जिस प्रकार की भी डेटा आप स्टोर करोगे वो सभी डेटा 0 और 1 में जाएगा। 0 और 1 को बिट बोलते हैं, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ या फॉल्स, 1 का मतलब होता है ऑन या ट्रू। ठीक है, मेमोरी रिक्वायरमेंट इस नाते होती है ताकि कंप्यूटर में जो भी डेटा हो उनको स्टोर कर सकें और फ्यूचर में कभी हम उन्हें आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकें, उसको दोबारा हम यूज कर सकें। मेमोरी का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। क्या? एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और प्राथमिक को दो भागों में बांटा गया है, क्या, रैम और रोम। प्राथमिक को प्राथमिक क्यों कहा गया, क्योंकि बेसिक मेमोरी जिसके हमें स्टार्टअप या कार्य करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए हमें क्या होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें रैम और रोम मिला। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम को दो भागों में बांटा गया है, एस रैम, डी रैम, और दो और प्रकार के रैम मैंने बताया, एनवी रैम और एसडी रैम। एनवी रैम का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एसडी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम को कैश मेमोरी भी कहा जाता है। कैश मेमोरी आपकी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी मींस डी रैम के बीच में लगी होती है, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो सके। एस रैम काफी कॉस्टली होता है, डी रैम उसके कंपैरिजन में सस्ता होता है। एस रैम की एक्सेसिंग स्पीड फास्ट होती है, डी रैम की एक्सेसिंग स्पीड स्लो होती है। एस रैम की स्टोरेज साइज कम होती है, जबकि डी रैम की स्टोरेज साइज या कह सकते हैं जो मेमोरी साइज ज्यादा होती है। ठीक, रोम एक ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। यह क्या करता है, बूटेबल प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन ऑफ करने वाले प्रोग्राम को रखता है। क्या करता है, बायोस प्रोग्राम को रखता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनको रखता है। और इसे भी मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा गया है। क्या, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, जिसकी हमने फंक्शनिंग आपको बताई। दूसरा, मेमोरी का ही दूसरा हिस्सा है सेकेंडरी, जो कि इसकी सहायता करेगा। इस वजह से इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा गया, मतलब सहायक मेमोरी भी कही जाती है। किसकी, कंप्यूटर की या प्राइमरी मेमोरी की। इसमें केवल काम होता है, इसमें केवल जरूरी चीजें होती हैं। जब हमें कोई चीज फ्यूचर के लिए या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से, बड़े बड़े प्रोग्राम से, बड़े बड़े डेटा को रखना होता है, हम किसमें रखते हैं, सेकेंडरी में रखते हैं। और फ्यूचर में आवश्यकता पड़ने पर हम इसी की हेल्प, इसकी हेल्प से इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम रिट्राइव कर लेते हैं, मतलब वहां से हम फेच कर लेते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया, किसके आधार पर, एक्सेसिंग के आधार पर, मतलब डाटा किस तरह से हम उसे एक्सेस करेंगे, किस तरह से रीड राइट, उसके आधार पर दो भागों में। पहला नाम दिया गया सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसको एसएसडी भी कह दिया जाता है, एसएसडी भी कह सकते हैं। और दूसरा आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, जितने भी डेटा आपके होंगे, जितने भी डेटा आप रखोगे, वह आप या रीड करोगे या राइट करोगे, सभी क्रमबद्ध तरीके से करोगे। जिसका मुख्य एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक टेप। और मैग्नेटिक टेप आपका क्या था, पुराने जमाने में यूज होने वाली जो ऑडियो टेप कैसेट होती थी उसमें यूज की जाती थी। ठीक, दूसरा, और इसमें कह सकते हैं एक तरह से इसकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, क्योंकि क्रम से करेंगे तो स्लो होती है। दूसरा आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सेस है। डायरेक्ट एक्सेस में आपका क्या होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। इसको सीधे तौर पर तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क दो तरह, इसके अंदर दो एग्जांपल हैं, हार्ड डिस्क, जिप, और भी हो सकते हैं आपके, और भी आपके पास हैं। हार्ड डिस्क में इन सब में क्या होता है, मैग्नेटिक तरीके से इसमें डेटा को रीड या राइट किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क में रखा गया। और ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, इसमें प्रकाशीय तरीके से या प्रकाशीय माध्यम से रीड राइट किया जाता है, क्या सीडी और डीवीडी किसमें रखा गया, ऑप्टिकल डिस्क में। तो ये हमारा एक बड़ा टॉपिक है। क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं, व्हाट इज मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, व्हाट इज रैम,
sorry, what is primary and secondary memory? Yeah, what is primary memory? Explain how many types of primary memory? Yeah, what is difference between RAM and ROM? Yeah, write short notes on SRAM and DRAM. Yeah, what is ROM? Explain its type. Yeah, what is secondary storage device? Explain how its type. Yeah, what is secondary storage device? Explain this. या explain it with suitable example. ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर का कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं, या कहीं भी किसी भी तरीके से आप जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी चीज़ का यूज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप क्वेरी को पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि सभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।